आधुनिक पाठशाला के इस मंच पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, यानी आव्यूह क्या होता है, पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होते हैं, आव्यूह का ऑर्डर या क्रम क्या होता है, या इसे कोटि के नाम से भी आव्यूह की कोटि क्या होती है और अवयवों का मान कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम उससे आगे चलते हैं कि आव्यूह कितने प्रकार का होता है या मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है। तो इसमें हम क्रम वाइज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले वर्गाकार आव्यूह। वर्गाकार यानी वर्ग के आकार का। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अर्थात यहां पर दो ही चीजें हैं, पंक्ति और स्तंभ। तो पंक्ति को हम m से प्रदर्शित करते हैं, स्तंभ को n से प्रदर्शित करते हैं। तो वर्गाकार आव्यूह क्या होगा? जिसमें m बराबर n के, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, ऐसे आव्यूह को वर्गाकार आव्यूह कहते हैं। अब उदाहरण देख ले। जैसे हमने मान लिया, इसको देखें, ये क्या है? दो पंक्ति है और दो स्तंभ है, तो इसलिए यहां पर 2 गुणा 2 का आव्यूह होगा। इसको हम क्या कहेंगे? 2 गुणा 2 का आव्यूह कहेंगे। अगर हम एक उदाहरण और लें, ये इसमें क्या है? 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? 3 गुणा 3, यानी m बराबर n के, m बराबर n के। इसी तरह से 4 गुणा 4, 4 पंक्तियां होंगी, 4 स्तंभ होंगे। 5 गुणा 5, यानी 5 पंक्तियां होंगी, 5 स्तंभ होंगे। यानी जिसमें m बराबर n के होगा वो वर्गाकार आव्यूह होगा। दूसरे प्रकार का आव्यूह है आयताकार आव्यूह। तो इसमें क्या होता है? m बराबर नहीं होता है n के, यानी m का और n का मान आपस में बराबर नहीं होता है। क्या होगा? या तो m ज्यादा होगा या फिर n ज्यादा होगा। कोई एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। जैसे उदाहरण देते हैं हम, अगर मान लो ये आव्यूह, इसमें क्या है? 2 पंक्तियां हैं, तो 2 गुणा 3 स्तंभ है, तो 3, यानी इसकी जो कोटि हो गई 2 गुणा 3 हो गई। अर्थात m और n दोनों आपस में बराबर नहीं है। एक उदाहरण और देखें इसका। इसमें क्या है? 1 2 3 पंक्तियां हो गई, 1 2 2 स्तंभ हो गए, तो ये क्या हो गया? 3 गुणा 2 का आव्यूह हो गया। यानी इसमें भी m और n आपस में बराबर नहीं है, ना इसमें भी m और n बराबर नहीं है, इसमें भी n और m बराबर नहीं है। इसका मतलब ये आयताकार आव्यूह हो गया। अब आता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में क्या होता है? इसमें सिर्फ पंक्ति होती है और स्तंभ एक होता है। जैसे एक पंक्ति और n स्तंभ। तो इसको हम क्या करेंगे? उदाहरण देखें जरा। 3 4 0, ये क्या हो गया? एक पंक्ति हो गई और 1 2 3 स्तंभ हो गए, तो 1 गुणा 3 का हो गया। एक और देखा इसका उदाहरण। इसमें क्या हो गया? एक पंक्ति हो गई और 4 स्तंभ हो गए। इस तरह से इसमें केवल पंक्ति एक ही होगी, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। इसी तरह से स्तंभ आव्यूह इसका उल्टा है। इसमें
पंक्तियां ज्यादा होंगी और स्तंभ केवल एक होगा। जैसे इसमें क्या हुआ, 3 गुणा 1, 3 पंक्तियां हैं और 1 स्तंभ है। ऐसे एक उदाहरण और देखें, ये क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां हो गई गुणा स्तंभ कितना है 1। तो इस आव्यूह को हम क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहेंगे, और इस आव्यूह को हम क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह कहेंगे। इससे अगले प्रकार का आव्यूह है शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। शून्य से ही पता लग रहा है कि सभी मान क्या होने चाहिए, 0। सभी अवयव शून्य होते हैं, जिसमें सभी अवयव शून्य होते हैं उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे हम देखें, ये क्या हो गया, शून्य है, 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो इसलिए 2 गुणा 2 का जो आव्यूह हो गया। इसी तरह से एक उदाहरण और देखें इसका, इसमें भी सभी अवयव शून्य है और 3 गुणा 3 का जो आव्यूह है, यानी सीधा सा मतलब है कि जिस आव्यूह में सभी अवयव शून्य होते हैं उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। इसका अगला आव्यूह इकाई या तत्समक आव्यूह। छठा है इकाई या तत्समक आव्यूह, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई का मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब इकाई से एक है, यानी इसमें क्या होगा, विकर्ण के सभी अवयवों का मान 1 होगा। विकर्ण के सभी अवयवों का मान 1 होगा और बाकी जितने होंगे वो सब शून्य होंगे। क्या मतलब, देखें जरा, 1 0 0 1 ये हुआ। दूसरा एक और देखें, विकर्ण किसे कहते हैं, आयत में या वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, एक तो इधर से सिरे से इस सिरे को मिलाएंगे और एक इस सिरे से इस सिरे को मिलाएंगे। तो हम यहां पर विकर्ण हमेशा ये देखेंगे, ऊपर वाला भी देख सकते हैं नीचे वाला भी, लेकिन हम हमेशा फिलहाल ये देखेंगे, आगे बताएंगे इसमें। तो इसमें देखो विकर्ण का मान 1 है। इकाई तत्समक, इकाई का मतलब 1 होता है और ये विकर्ण की जगह 1 होगा और शेष सभी अवयव शून्य होंगे। यानी इसमें इकाई को छोड़, इसे विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य। तो यहां पर विकर्ण के सभी अवयवों का मान 1 होता है तथा शेष अवयव शून्य होते हैं। इकाई का मान 1 और विकर्ण के सभी अवयवों का मान 1 होता है और शेष अवयव शून्य होते हैं, जैसे इसमें दिखाया है। अब आता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में क्या होगा, m बराबर n के होगा तभी विकर्ण आव्यूह बनेगा। जो अवयव विकर्ण पर नहीं है उन सब का मान शून्य होता है। क्या मतलब, m बराबर n होगा, एक तो ये शर्त हो गई। दूसरी शर्त हो गई, जो अवयव विकर्ण पर नहीं है उनका मान शून्य होता है।
अर्थात विकर्ण पर मान कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम मान लें ये x 0 0 x, क्या हुआ, m बराबर n 2 गुणा 2 का अवयव है, और x गुणा x m बराबर n के जो अवयव विकर्ण पर नहीं है उन सब का मान 0 होता है। और यहां पर ये जो मान है ये मान अलग अलग भी हो सकता है। जैसे यहां पर x लिख दे तो यहां पर इसको जो है y करते हैं, y होता है। इसी तरह से एक उदाहरण और देखा जरा, यहां पे हमने लिख दिया x 0 0 0 y 0 0 0 z। क्या मतलब हुआ, विकर्ण पर m बराबर n 3 गुणा 3 का मैट्रिक्स है जी, ये 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स है, और ये 3 गुणा 3 का मैट्रिक्स है, तो m बराबर n हो गया। तथा जो अवयव विकर्ण पर नहीं है, विकर्ण ये है, इन्हें छोड़ दो, तो जितने अवयव है उन सब का मान 0 होता है, और जो विकर्ण पर अवयव है उनका मान कुछ भी हो सकता है। जैसे x y z 2 3 5, या यहां पर कुछ भी गिनती मान लें, कुछ भी मान लें, तो केवल विकर्ण पर मान 0 नहीं होगा, बाकी सभी मान 0 होगा। यहां पर मान कुछ और होगा। अगले प्रकार का आव्यूह है अदिश आव्यूह। और अदिश आव्यूह किसे कहते हैं, विकर्ण के सभी अवयव समान, यानी जो विकर्ण है उन सभी का मान एक जैसा होना चाहिए तथा शेष 0 होते हैं, यानी जो बाकी अवयव बचे उनका मान 0 होगा। जैसे उदाहरण देखें जरा, a 0 0 a, क्या हुआ, विकर्ण के सभी अवयव समान a और a तथा शेष 0, तो ये भी 0 ये भी 0, ये क्या हो गया, 2 गुणा 2 का अवयव हो गया। 3 गुणा 3 वाले में देखें, मान लो हमने यहां पे कह दिया 4 0 0 0 4 0 0 0 4, क्या मतलब हो गया, ये 3 गुणा 3 का अवयव हो गया। यहां पर विकर्ण 4 4 4 सभी अवयव समान है, और शेष अवयव क्या है, 0 है। तो इस तरह से हम इसे अदिश आव्यूह कहते हैं। अदिश आव्यूह में ये मान एक जैसे होते हैं विकर्ण। अगला आव्यूह है तुल्य आव्यूह। तुल्य से मतलब होता है तुलना, यानी दोनों की हम तुलना के रूप में, तुलनात्मक रूप में देख रहे हैं, तो एक ही कोटि के दो आव्यूह तुल्य आव्यूह कहलाते हैं। यानी दोनों की कोटि कैसी होनी चाहिए, वो आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे अगर हम ये कहें a ये 2 3 4 1 2 0 0 4 1 5, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, अगर हम b मान लें दूसरे वाले को, b बराबर 3 4 5 2 1 0 4 5 3, देख रहे हैं इसकी कोटि भी 3 है, 3 गुणा 3 है, इसकी कोटि भी 3 गुणा 3 है, तो दोनों तुल्य आव्यूह है, दोनों की कोटि एक जैसी है, लेकिन दोनों के मान एक जैसे नहीं होंगे, दोनों के मान अलग अलग होंगे। केवल तुल्य मतलब हम इनकी तुलना कर सकते हैं। और एक आव्यूह है समान आव्यूह। समान आव्यूह का मतलब ये इससे मिलता जुलता है। मिलता जुलता क्या है कि दोनों की कोटि एक ही हो, ये बात तो यहां पर भी है, दोनों की कोटि एक जैसी होनी चाहिए।
लेकिन अवयवों ए तथा बी के संगत अवयव समान होने चाहिए। कैसे? कि अगर हम ये कह दें कि दो अवयव हैं, क्या? जैसे हमने ये लिखा, चूंकि x y z a b c p q r बराबर 1 2 3 0 -1 5 7 3 और -4। देख रहे हैं, ये भी 3 गुणा 3 का अवयव है और ये भी 3 गुणा 3 का अवयव है। दोनों की कोटि एक जैसी है। इनके बीच में बराबर का चिन्ह लग रहा है, अर्थात इनके बीच में बराबर का चिन्ह नहीं था। ये तुल्य अवयव थे और ये बराबर अवयव है। तो हम क्या करेंगे, जब दोनों की कोटि समान है, एक जैसी कोटि है 3 गुणा 3, अवयव ए तथा बी के संगत अवयव समान होंगे। क्या समान होते हैं? अगर ये मान बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, x बराबर पहले नंबर पर है, ये रहा 1, y इधर है ये, तो ये 2 के बराबर होगा, z 3 के बराबर होगा, और a दूसरे नंबर पर है तो ये 0, b -1 और c 5 और p 7, q और r -4। तो देखिए, तुल्य अवयव में और समान अवयव में कितना अंतर है? दोनों की कोटि यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है। बस ये दोनों मान अलग अलग होंगे, इनकी तुलना ही कर सकते हैं, मान नहीं निकल। इससे क्या, समान अवयव में ये दोनों मान आपस में बराबर हैं, तो हम इसको इस तरह से मान निकाल सकते हैं। ये समान अवयव कहलाता है। अब हम इससे संबंधित अगले वीडियो में कुछ प्रश्न उदाहरण के माध्यम से इसे और समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।